Hello dear students, today I am going to continue chapter 1 of Organization of Commerce and Management, Standard 11 Commerce, session number 6 of Nature, Purpose and Scope of Business. Already we completed the different type of the information related to the business. That was the first topic related to our types of economic activity. Under that we completed this business, right? So under business, meaning definition, its characteristics, and also two type of the objectives include different subpoints, economic and social objectives, and then I started some of the risk related to the business, right? That is needs remember. And lastly we discuss this process. Now let's move to the other economic type. Today I am going to continue that economic activity, but this is the activity number 2. अगर आपको बिजनेस नहीं करना है, अगर आपकी इच्छा नहीं है कि वी डोंट वांट टू डू द बिजनेस, सो व्हाट टू डू? सो ट्राई टू फाइंड आउट दैट टाइप ऑफ द वर्क विच इज रिस्क फ्री. See, risk is everywhere, but highest risk is in business. But somehow you have to invest money, you have to give the best product, you have to face the risk. तो ये सब नहीं करना है, तो try to find out the other way of the economic activity. So we have that two ways other than business. Under that one, the second, that is profession. Other two ways, उसमें से second one, यानी first we already completed business, second profession, and third one employment. और जो बाकी रहे टू वे में, उसमें फर्स्ट वन है प्रोफेशन. तो सी हियर, व्हाट इज प्रोफेशन? समटाइम्स द वर्ड इज दैट the person is professional, the person is with good profession, right? That means, what does it mean profession? Let's see meaning. A person with specialized skill, knowledge, training and professional education renders services and in return receives fees. It is called profession. ये सिर्फ 11 के लिए नहीं है, सेम चीज़ 12th में आएगा, सेम चीज़ कॉलेज में भी आएगा. दैट मीन्स कि दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन इज़ फॉर योर लाइफ टाइम. इफ़ यू आर इन कॉमर्स यू हैव टू कीप इन माइंड दिस प्रोफेशन ऑल्सो. बिजनेस जैसा आपके दिमाग में रहना चाहिए, लाइक दैट हियर ऑल्सो प्रोफेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. आई चूज योर सेल्फ विच टाइप ऑफ द वर्क यू वांट टू डू. सो वंस अगेन जस्ट कीप इन माइंड, वन टाइम में याद रहना चाहिए व्हाट इज प्रोफेशन. अ पर्सन विथ स्पेशलाइज्ड स्किल, यानी एक बंदा है उसके अंदर एक स्पेशलाइज स्किल होनी चाहिए. एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन स्पेशलाइज स्किल. ही इज बोर्न विद द सम स्किल्स. कीप इन माइंड, ये मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर पर्सन स्किल एंड डेवलपमेंट, लेकिन स्पेशलाइज स्किल हर एक में होती है. अच्छा, ये सिर्फ जरूरी नहीं है, नॉलेज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. यू आर इन नॉलेज, तो आपके पास नॉलेज होगा ही होगा, सिंपल चीज़ है. तो स्पेशलाइज स्किल इज दैट, नॉलेज इज रिक्वायर्ड, ऑल्सो ट्रेनिंग. ये चीज़ सबको शायद एक्सेप्टेबल ना हो, सो ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी. एंड ऑल्सो प्रोफेशनल एजुकेशन. यहीं पर हम प्रोफेशनलिज्म से बाहर निकल जाते हैं. एवरी पर्सन हैज स्किल एंड नॉलेज, राइट? ही इज़ रेडी टू टेक द ट्रेनिंग, बट ही डोंट हैव प्रोफेशनल एजुकेशन. बट पर्सन हु हैज़ दिस फोर, specialized skill, knowledge, training and professional education, render services all together. चार वस्तु बेगी थसे, right? That means he or she will render the services. वो अपनी सर्विसेज किसी और को देंगे. ये प्रोडक्ट नहीं बेचते, keep in mind, they are giving services to the others and then after in return they will receive the fees. उसके सामने उनको फी मिलती है. This is called, or it is called profession. इसको हम प्रोफेशन बोलते हैं. दिमाग में उतार लेना, स्पेशलाइज स्किल, नॉलेज, ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल एजुकेशन इज रिक्वायर्ड. और ये जो सब मिला के हाथ आए, उस सब को उन्हें किसी और को सर्विस के तौर पर देना है और सामने फीस लेनी है. अ प्रोफेशनल हैज़ टू ऑब्टेन द मेंबरशिप ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन. इफ़ यू आर इन प्रोफेशन बिजनेस, इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल पर्सन, राइट, यू हैव टू ऑब्टेन मेंबरशिप. बिजनेस है तो बिजनेस के लिए भी कई सर्टिफिकेट्स आपको लेने पड़ते हैं, लेकिन वो अलग बात है, हम आगे देखेंगे. कि लेकिन अभी के लिए याद रखो कि यू आर इन प्रोफेशन यू हैव टू टेक मेंबरशिप, यू हैव टू ऑब्टेन द मेंबरशिप, राइट, ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन. तो सभी एसोसिएशन होते हैं, उनके अलग अलग जो होते हैं प्रोफेशन, उनके एसोसिएशन में आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है. अगर आप मेंबरशिप नहीं लेते हो तो शायद कुछ भी, राइट, आप सर्विस जो प्रोवाइड करते हो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप ही हो. और वैसे भी वॉट एवर यू आर डूइंग, यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दैट, राइट. मैं सर्विसेज के नाम देता हूँ तो उससे हिसाब के आपको मालूम पड़ जाए, लेकिन इफ़ यू आर बिकम द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एसोसिएशन यू विल गेट द अदर बेनिफिट्स ऑल्सो.
Let's see the example. Chartered accountant has to have प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ सी ए. चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे ही नहीं बना जाता है, यूं ही, राइट. यू हैव टू कंप्लीट बी कॉम, देन आफ्टर यू कैन एबल टू गिव द एग्जामिनेशन, देन आफ्टर यू कैन एंटर द कोर्सेज, राइट. पहले सी ए फाउंडेशन था, अब तो सब नाम चेंज हो गए, राइट. और सी पी टी भी चल रहा है. ओके, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द टाइप ऑफ द एजुकेशन दैट इज रिलेटेड टू सी पी टी. कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट उसको बोला जाता है. सो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वाला होना चाहिए, सी ए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड हैज़ टू बिकम मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दैट इज ICAI. वो ICAI का 100% फुल्ली मेंबर होना चाहिए. अगर वो मेंबर नहीं है तो ही विल नॉट गेट सम ऑफ द बेनिफिट्स, और वो ज़्यादा अपनी सर्विसेज की फीस भी नहीं ले सकेगा शायद. तो सिंपल, यू हैव टू बिकम द CA, then you have to complete that particular CA degree, and then after you have to become the member of ICAI, that is Institute of Chartered Accountants of India. Keep in mind the full form of this one, ICAI, Institute of Chartered Accountants of India. Also the another professionals are the doctor, they have to complete their degrees, MBBS, right? Then after the masters, MS, MD, depend upon the particular degree and specialization. Lawyer, right? That is LLB, LLM, they also have the specialization, right? वो अलग अलग होता है उनके हिसाब से. Solicitor, that is the one step ahead than the lawyer. Chartered accountant मैंने बोला, etc. So these are the list, these are the different list of the profession. इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए, इंडिया के लिए कॉमन है. हम कॉमर्स में, हिसाब कॉमर्स में तो आपके दिमाग में होना चाहिए सी. कई लोगों ने अभी से डिसाइड कर लिया होगा कि दे वांट टू बिकम CA, लेकिन CA के लिए पहला तो 11th-12th का बेस होना चाहिए, और 11th का सबसे ज़्यादा, अकाउंट्स सबसे ज़्यादा, देन आपका कॉमर्स और इकोनॉमिक्स. डॉक्टर बनना है वो भी प्रोफेशन है, दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज. चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे सर्विस प्रोवाइड करता है वो भी आपको मालूम है. अकाउंट जो लिखे जाते हैं उसको वेरीफाई करते हैं, राइट, सर्टिफाई करते हैं, इसमें से कुछ प्रॉब्लम है कैसे बाहर निकाले, सब है उसके पास. लॉयर, सॉलिसिटर, तो ये ऑल जो हमने नाम दिए सब प्रोफेशन. अच्छा, ये प्रोफेशनल पर्सनस कहे जाते हैं. ये बिजनेस से थोड़ा अलग है, आपने देख लिया, हट के. सो प्रोफेशनल स्किल कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट. अब समझ लो कि मुझे प्रोफेशन में जाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, मैं डॉक्टर बन गया, आई एम अ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ऑफ द नोज, यानी ENT, आई, नोज एंड थ्रोट. अच्छा, अब क्या हुआ, प्रोफेशनल स्किल कैन ऑल्सो भी यूज एन फॉर एम्प्लॉयमेंट. तो मेरे पास पैसे नहीं, तो मैं अपना हॉस्पिटल नहीं खोल सकता, तो मैं क्या करूँगा, मैं किसी एक जो डॉक्टर एक्सपीरियंस के अंडर में मैं काम करूँगा, यानी एम्प्लॉय बनूँगा. सो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ डॉक्टर एक्सेप्ट्स टू रेंडर सर्विसेज इन एन हॉस्पिटल इन रिटर्न ऑफ सैलरी, इट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट. तो अगर मैं यहाँ जॉब करता हूँ तो मैं एक एम्प्लॉय कहलाऊँगा, यानी कि मैं एक पर्टिकुलर जॉब में हूँ. और ये एग्जांपल भी आपके लिए अच्छा है, मैंने बोला वो अलग है, ये वाला भी अलग है, कि डॉक्टर जो है वो सर्विसेज देना चाहता है, लेकिन वो किसी हॉस्पिटल में जाके सर्विसेज देना चाहता है और सैलरी पर काम करना चाहता है, तो उसे हम बोलते हैं एम्प्लॉय. सिंपल, जो वो नीचे आएगा तो हम देखेंगे, तो ये भी याद रखो. ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी होता है, उनका खुद का यूनिट नहीं होता तो कहीं जॉब कर लेते हैं. लॉयर, सॉलिसिटर होते हैं, उनको भी अपनी जॉब करते हैं, तो फ्लो एम्प्लॉयमेंट बन जाता है, लेकिन वो उनकी सर्विसेज सैलरी के तौर पर देते तो वो बन जाएंगे एम्प्लॉय. और सिंपल, वो सैलरी लेंगे, यहाँ पर उनको फीस मिलेगी अगर वो प्रोफेशन अपने आप करते हैं. तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन एंड एम्प्लॉय. नाउ लेट्स मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक्स. सम ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर, जो याद रह जाए, ऐसे ही है, स्टेटमेंट टाइप है. अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए, स्टेट द मीनिंग, गिव द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन एंड स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, तो आपको यही लिखना है. और 3 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आएगा, तो 6 से ज़्यादा लिखना नहीं है. तो सिंपल. और उन्होंने इंटू ब्रैकेट बोला है, यानी कि पेपर सेटर जो भी है, मैं निकाल तो मैं इंटू ब्रैकेट दूँ, माइनस 4, तो यू हैव टू राइट डाउन ओनली 4. स्टेट यानी ये, इसको स्टेट बोला जाता है. लिस्ट मानी इनका एक लिस्ट बनाना है, एक एक लाइन के कम पॉइंट के साथ है. वो हमने जो देख लिया, जैसे बिजनेस रिस्क के कोर्सेज में देखा हमने, चेंज इन टेक्नोलॉजी, थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट प्रोडक्ट, ये सब लिस्ट है उसका. और एक्सप्लेन करना है तो पूरा समझाओ है, और स्टेट करना है तो सिर्फ एक लाइन में उसको. ओके, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स,
अ प्रोफेशनल हैज़ टू ऑब्टेन स्पेशलाइज नॉलेज स्किल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। मैंने बोला रिपीट होगा, तो सेम चीज़ जो हमने हमारे मीनिंग में देखी वही यहाँ पर है। सो ही हैज़ टू टेक स्पेशलाइज नॉलेज स्किल दैट एंड ऑल्सो प्रोफेशनल एजुकेशन। यानी सीए बनना है तो उसका प्रोफेशनल एजुकेशन लेना होगा, बीकॉम करना पड़ेगा, और उसके बाद जो 5 साल का कि जो भी 3 साल का जो भी उसका कोर्सेज है आपको या हम आपको पूरी डिटेल नहीं देते इंटेंशनली, क्योंकि आप समझो पहले ये सब क्या है। तो उसके लिए जो भी ज़रूरत है वो ध्यान रखना है। एमबीबीएस करना है तो कितने साल 11-12 साइंस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, ये सब है। तो उसके एक प्रोफेशनल एजुकेशन लेना पड़ेगा। सेकंड वन, ही चार्जेस फीस फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। कुछ मुफ्त में तो नहीं मिलेगा। अगर बिजनेस होगा तो हम सेल करेंगे, यहाँ सर्विसेज सेल नहीं होती है, रेंडरिंग करते हैं, सर्विस रेंडर करते हैं, उसके साथ में हम फीस लेते हैं। तो भी चार्जेस दैट मीन्स दैट पर्सन ही और शी चार्जेस द फीस फॉर सर्विसेज। हाउएवर द स्टैंडर्ड ऑफ फीस वेरीज एज पर हिज स्किल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो कई लोग होते हैं कंसल्टेशन चार्जेस लेते हैं, कई डॉक्टर्स होते हैं उनका कंसल्टेशन चार्जेस अलग होता है। कई डॉक्टर्स होते हैं जो वर्षों से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो कम पैसों में भी कर लेते हैं। कई डॉक्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है, राइट। चार्टर अकाउंटेंट होते हैं तो उसके क्लाइंट के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से वो अपनी फीस चार्ज करते हैं। लॉयर उसके हिसाब से चार्ज करते हैं। लॉयर अगर कोई लैंड इश्यूज़ होगा तो उसको सॉल्व करना है तो लैंड की जो भी कीमत होगी उसके हिसाब से उनकी फ़ीस लगेगी। ये सब प्रोफेशनलिज्म है। वो प्रोवाइडिंग सर्विसेज करते हैं, उसके अगेंस्ट वो फीस लेते हैं, लेकिन वो जो स्टैंडर्ड ऑफ फीस है, जो स्टैंडर्ड है फीस का, वो फिक्स नहीं है, वो स्किल नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से है। नेक्स्ट वन, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोफेशनल इज टू रेंडर सर्विस। उनका मेन ऑब्जेक्टिव है सर्विस। जैसे हमारा बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता था मीन्स है टू अर्न द प्रॉफिट बाय सेलिंग द प्रोडक्ट। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बाय मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, ये सब होता था। लेकिन यहाँ पर जो है वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोफेशनल का और प्रोफेशन का, टू रेंडर सर्विसेज। नेक्स्ट वन, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी फॉर अर्निंग। यहाँ आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो। जैसे कि आप बिजनेस करते हो तो आपको कस्टमर के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। ही और शी विल परचेज द प्रोडक्ट एंड देन आफ्टर यू विल सेल द प्रोडक्ट एंड देन यू विल अर्न द प्रॉफिट। यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि लोग आपको ढूंढते आएंगे। इट इज़ इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, आप स्वतंत्र तौर से काम कर सकोगे, राइट। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आपको कस्टमर्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे, लेकिन हाँ, बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशनलिज्म कस्टमर्स विल कम। आपके क्लाइंट, इसको इसे यहाँ हम कस्टमर्स नहीं बोलते हैं, हम क्लाइंट्स बोलते हैं, राइट। अगर डॉक्टर है तो पेशेंट बोलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो क्लाइंट्स बोलते हैं, लॉयर सॉलिसिटर है तो क्लाइंट्स बोलते हैं। तो ये सब कुछ उनकी अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। हियर द पर्सन हु हैज सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज स्किल एंड ऑल्सो एजुकेशन, ही विल नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। नेक्स्ट वन, द प्रोफेशनल एक्टिविटी हैज़ नो रिलेशन विद प्रोडक्शन। यहाँ पर कुछ प्रोडक्शन नहीं होगा। हमने देखा कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट था तो हमें प्रोडक्शन चेंज करना पड़ा, राइट। डायरेक्टली कुछ ना कुछ हमें चेंजेस लाने पड़ते हैं, प्रोडक्शन यूनिट बदलना पड़ता है, प्रोडक्शन मेथड बदलनी पड़ती है। ये सब बिजनेस में रहता है ना। अगर हम यूनिट कुछ बेचते ही, कुछ हम प्रोड्यूस नहीं करते, फिर भी हमें प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन ये तो प्रोफेशनल एक्टिविटी है, इसका किसी भी टाइप के प्रोडक्शन के साथ रिलेशन नहीं है, बट इट सेटिस्फाई पर्सनल एंड बिजनेस नीड्स। बिजनेस के साथ डायरेक्टली रिलेशन इसलिए है कि वो ये बिजनेस रिलेशंस में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं या पर्सनल प्रॉब्लम होती है, पर्सनल नीड्स होती है, उसको ये सॉल्व करते हैं, राइट। वो नीड्स को सेटिस्फाइड करते हैं। सी द एग्जाम्पल, लॉयर प्रेजेंट अ केस इन द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट एंड इन टर्न चार्जेस फीस। ये एग्जाम्पल बेस्ट है। अगर आपको कुछ केस करना है कोर्ट में तो ये तो आप सीधे तो चले नहीं सकते, यहाँ सीधे कोर्ट में जज जी के पास तो जा नहीं सकते ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो यू हैव टू कॉन्टैक्ट वन लॉयर, और एक्सपीरियंस लॉयर के पास जाना पड़ेगा, राइट। वो आपका केस कोर्ट में एंटर करवाएंगे और उसके बाद क्लाइंट उसके अगेंस्ट फीस लेंगे। जो भी फीस होगी, एक हियरिंग का 5,000, एक हियरिंग का 25, वो डिपेंड करता है। वी डोंट नो एक्जैक्टली द पर्टिकुलर चार्जेस ऑफ द लॉयर, लेकिन वो होता है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के चार्जेस क्या होते हैं, सो दिस डिपेंड अपॉन योर प्रॉफिट, दिस डिपेंड अपॉन योर वर्किंग, वो ऐसे चार्ज करते हैं 1%, 2%, 5%, वॉट एवर। उनका भी ईयरली जो भी होता है या मंथली जो होता है वो लेते हैं। तो उन्हें ये एग्जाम्पल याद रखें कि प्रोडक्शन से के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जो कस्टमर्स क्लाइंट्स है उसकी नीड के ऊपर ये लोग काम करते हैं, जो भी प्रोफेशनल है। नेक्स्ट वन, इट इज़ एसेंशियल टू ऑबे द कोड ऑफ कंडक्ट। एक रूल बुक है उनकी, उसे हम बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि रूल को अच्छी तरीके से, विथ गुड बिहेवियर उसको फॉलो करना है। कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड बिहेवियर। कोड माने रूल्स, कंडक्ट मीन्स बिहेवियर।
तो रूल के हिसाब से उनको बिहेवियर करना है। सिंपली ये चीज़ लाइफ टाइम याद रखना, कोड ऑफ कंडक्ट और रूल बुक एंड रूल रिलेटेड बिहेवियर। सो एसेंशियल यहाँ पर वो है कि दे हैव टू ऑबे द कोड ऑफ कंडक्ट लेड बाय द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एजुकेशन, यानी प्रोफेशनल एसोसिएशन, whatever the association is there or whatever the information in association is there, we have to follow that one as per code of conduct। यानी कि मैं अगर एसोसिएशन का मेंबर बन गया तो वट एवर इन्फॉर्मेशन इन दैट पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट आई हैव टू फॉलो, मुझे उसको फॉलो करना ही पड़ेगा 101%। एंड फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स के लिए कंसल्टेंसी चार्ज जो पहली बार है वो 500 रुपया है। इफ़ आई एम अ मेंबर ऑफ दैट एसोसिएशन तो फर्स्ट टाइम मुझे मेरे क्लाइंट यानी पेशेंट से एज अ डॉक्टर 500 रुपये लेने पड़ेगा। सेकंड के बाद मैं उससे 300 लूँगा। ये हमारे कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि हमारे मेंबरशिप में एसोसिएशन में है, इसलिए आपको मालूम है सब। ठीक, ये सब हम करते ही वो यहाँ लिखा भी होता है आनंद डॉक्टर्स एसोसिएशन, अहमदाबाद डॉक्टर एसोसिएशन, बड़ौदा डॉक्टर एसोसिएशन, राइट, सबका एसोसिएशन होता है, उसमें आपको एंटर होना होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, मॉनिटरी रिटर्न रिमेन्स अनसर्टेन इन प्रोफेशन। जैसे बिजनेस में रिस्क था एक कि मे बी यू आर अंडर लॉस, राइट। कोजिस में देखा हमने कई अलग अलग प्रकार के कोजिस थे, रिस्क में देखा नेचुरल और मैन मेड रिस्क है। ऐसे भी यहाँ पर मॉनिटरी के लिए रिस्क है, लेकिन रिस्क कैसा है, रिटर्न में भी शायद अनसर्टेन, रिटर्न आएगा लेकिन वो अनसर्टेन है। अब हर रोज़ तो कोई बीमार नहीं पड़ रहा है, हर रोज़ तो कोर्ट में केस नहीं जाता है, हर रोज़ तो कंपनी के अकाउंट नहीं लिखनी होते, उसको वेरीफाई नहीं करना होता है। दैट मीन्स के परमानेंट बेसिस पर ये काम नहीं होता है। तो यू कैन से मॉनिटरी रिटर्न रिमेन्स अनसर्टेन। हमारे प्रोफेशन में मॉनिटरी रिटर्न अनसर्टेन, उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आएगा ही आएगा। सो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू द प्रोफेशन। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड एंड लास्ट एक्टिविटी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड थर्ड वन दैट इज एम्प्लॉयमेंट। तीसरी जो एक्टिविटी है वो है एम्प्लॉयमेंट। हियर इट इज, व्हाट डज इट मीन, मैंने ऊपर भी एग्जांपल दिया, फिर से एक बार, एम्प्लॉयमेंट मीन्स जॉब। जब भी ये वर्ड आए एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब, आपको काम करना है, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, परफॉर्म्ड इन रिटर्न for a fixed salary where work is assigned as per the contract. For example, a teacher teaching in a school or a government employee. तो फिर से एक बार समझा देता हूँ एम्प्लॉयमेंट क्या है। एम्प्लॉयमेंट मीन्स जॉब। आप किसी के यूनिट में, किसी की शॉप में, किसी की कंपनी में, किसी डॉक्टर के हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ काम करते हो, वो है एम्प्लॉयमेंट, वो है जॉब। सादी भाषाમાં સ્પષ્ટ ગુજરાતીમાં કહીએ તો નોકરી, સિમ્પલ વસ્તુ છે। તો ફરીથી એકવાર વન્સ અગેન, ઇટ ઇઝ એન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી। तीसरा पार्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी में, विथ पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म्ड इन रिटर्न फॉर अ फिक्स्ड सैलरी। तो वॉट एवर यू विल डू, जो भी आप काम करोगे, इन रिटर्न यू विल गेट द फिक्स्ड सैलरी, यू विल गेट द फिक्स्ड सैलरी अगेंस्ट और वेयर वर्क इज असाइन्ड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। सो यहाँ पर इकोनॉमिक एक एक्टिविटी, आपको काम करना है, जो काम दिया गया है उसके सामने आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगा। फॉर एग्जांपल, टीचर टीचिंग इन अ स्कूल। अब टीचर को एक प्रोफेशन बोला जाता है, लेकिन टीचर की खुद की स्कूल नहीं होती। कई बार क्वेश्चन अराइज होता है, अभी भी स्टिल स्टूडेंट्स आर आस्किंग द क्वेश्चन, सर टीचर तो प्रोफेशन ना क्या है, ही हैज सम स्पेशलाइज स्किल नॉलेज, वो ट्रेनिंग लेते हैं। हाँ, हम एक ट्रेनिंग लेके ही टीचर बने, हमारे पास एक प्रोफेशनल डिग्री है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, हमारे पास नॉलेज है, लेकिन वी आर नॉट रनिंग अवर ओन स्कूल। हमारी खुद की स्कूल नहीं है। खुद की स्कूल हो तो हम मैनेजमेंट बन जाते हैं, फिर हम पढ़ा नहीं सकते, पढ़ा सकते हैं लेकिन वी आर द मैनेजर। सो हम कहाँ पर जॉब कर रहे हैं उसके हिसाब से हम सैलरी ले रहे हैं। सो टीचर ऑल्सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो भी सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं। सो इट इज़ क्वाइट डिफरेंट दैन दी प्रोफेशन एंड बिजनेस। प्रोफेशन में मैंने एक वर्ड देखा, एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि स्किल जो आपकी है वो आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यही चीज़ जो है आप आपका जो भी डॉक्टरी एक्सपीरियंस है वो किसी हॉस्पिटल में लो और सैलरी लो, तो सिंपल आपको काम दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको कंप्लीट करना है, यानी 1 महीना 2 महीना जो भी आप काम करते हो उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, फिक्स्ड सैलरी इज पेड एट फिक्स्ड इंटरवल्स इन रिटर्न ऑफ फिजिकल और मेंटल वर्क। जो भी हमारी फिक्स सैलरी है, वॉट एवर यू विल गेट 25,000, 30, 35, 50,000, 5,000, 2,000, 2,500, 200 रुपीज़ पर डे, वॉट एवर। उसके नाम अलग अलग होते हैं, वेजेस, सैलरी।
लेकिन सैलरी जो है एंड ऑफ द मंथ ही मिलती है, तो वो फिक्स इंटरवल है। हर महीने के बाद अगर डेली मिलती है एट द एंड ऑफ द डे तो वेजेस कहा जाता है, लेकिन वो भी एम्प्लॉयमेंट है, वो मजूरी बोलते हैं हम उसको, एट वेजेस। अच्छा, ये सैलरी जो है वो फिक्स इंटरवल पर मिलती है। कैसे मिलती है? अगेंस्ट योर फिजिकल और मेंटल वर्क। याद रखना, सिर्फ फिजिकल वर्क है उसको हम एम्प्लॉयमेंट नहीं कहते हैं। वी आर गिविंग अवर मेंटल, राइट, वी आर गिविंग अवर मेंटल सर्विसेज, दैट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। कंप्यूटर पर जो काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में जो काम करते हैं, राइट, कई फील्ड जो होते हैं उसमें हमारा जो है कुछ फिजिकल वर्क नहीं होता है, मेंटली वर्क ही होता है, तो वो भी हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, सर्टेन अदर बेनिफिट्स आर अवेलेबल इन एडिशन टू द सैलरी। अगर आप काम करते हो आपको सैलरी मिलेगी एट द फिक्स रेट एंड फिक्स इंटरवल, राइट, पर उसके सिवा भी आपको कुछ मिलता है, जैसे मेडिकल अलाउंस, जैसे कि पेंशन, जैसे कि पीएफ कट होता है आपका, जैसे ग्रेजुइटी मिलती है, पेट्रोल अलाउंस मिलता है, यानी अलग अलग अलाउंसेस मिलते हैं, डीएमएस अलाउंस मिलता है, तो ये सब इंक्लूडेड है। यानी कि व्हेन यू आर इन दिस फील्ड यू विल गेट मोर देन योर एक्सपेक्टेशन। इफ यू विल वर्क मोर यू ऑल्सो विल गेट द एक्स्ट्रा मनी। इफ यू आर इन द बिजनेस ऑफ द सेलिंग, राइट, यू विल गेट द कमीशन ऑल्सो। तो ये सब एक्स्ट्रा है, सैलरी के सिवा ये सब कुछ मिलता है। ये प्रोफेशन में नहीं है, ये बिजनेस में भी नहीं, सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग इन एम्प्लॉयमेंट। थर्ड वन, to perform the assigned work as per the contract under the control of the employer. Employer याद रखना, employer means the person who is providing you the work और it is assigning the physical और mental work to you. आपको जो भी काम दिया जाता है, जो देता है बंदा, उसका नाम एम्प्लॉयर है, और जो काम करता है वो एम्प्लॉई है, यानी ये ओनर है और हम एम्प्लॉई। दैट इज सिंपल। सो यहाँ आपको क्या काम करना पड़े, यहाँ पर जो एम्प्लॉय उसको परफॉर्म करना पड़ता है वर्क एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम है, देखा हमने शुरुआत से कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको कंट्रोल, अंडर द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयर से काम को के लिए काम करना पड़ता है। यानी कि यू हैव टू डू द वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ ओनर। ओनर ने आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम किया है वो आपको फिनिश करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज क्वालिफिकेशन, वर्किंग आवर्स, रिटायरमेंट, बेनिफिट्स आफ्टर रिटायरमेंट एटसेट्रा ऑफ द एम्प्लॉई आर प्री डिटरमाइंड। ये सब एडवांस में डिसाइड हो जाता है जब आप जॉब चालू करते हो तभी। तो आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जैसे कि बीकॉम, एमकॉम, बीएड, एमफिल है। जैसे मेरा एजुकेशन है, तो डॉक्टर हो तो उसका एमबीए, लेकिन वो कहीं पर काम कर दे तो एमबीए है, तो वो मार्केटिंग मैनेजर एमबीए किया हुआ है। अच्छा, डॉक्टर है तो एमबीबीएस, तो उसके हिसाब से उनको काम मिलता है। वो एम्प्लॉयमेंट की बात करें, बाकी उनका तो खुद का प्रोफेशन है ही। फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट से किसने फाइनेंस से एमबीए किया है तो वो कोई बैंक में जॉब करे, तो उनके भी सब कंडीशन से एडवांस में डिसाइड होता है। सो क्वालिफिकेशन है, उसके वर्किंग आवर्स है, सुबह बैंक में होता है तो सुबह 11 से शाम 5, जो भी है। हम स्कूल में हैं तो 7:45 to 4 o'clock, 45 अगर टाइम इज गिवन एज पर पर्टिकुलर टाइम। रिटायरमेंट में क्या होगा, हम काम कर सकेंगे कि नहीं, रिटायरमेंट पोजीशन क्या है हमारी, कितने टाइम पर हम रिटायरमेंट होने वाले हैं, रिटायरमेंट उसके बाद बेनिफिट्स, रिटायरमेंट के बाद क्या मिलने वाले, ये सब एम्प्लॉइज़ में जो होता है उसकी वो जब वो शुरुआत होती है तो एडवांस में डिसाइड हो जाता है। नेक्स्ट वन, एम्प्लॉयमेंट एज डिपेंडेंट एक्टिविटी। ये सब एक एक दो मार्क के क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, ध्यान रखना। प्रोफेशन था वो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी था, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना था, लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है वो डिपेंडेंट एक्टिविटी है। वी हैव टू डिपेंड ऑन एम्प्लॉयर, हमें ओनर के ऊपर डिपेंड रहना है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिपेंडेंट एक्टिविटी। अगर पूछा जाए तो याद रहना चाहिए। 6th वन, बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई आर बाउंड टू फॉलो द रूल्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉट एवर द कॉन्ट्रैक्ट, हमने शुरुआत की कि वर्क इज असाइन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है, उसके हिसाब से काम होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों को, यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों को इसको दे हैव टू फॉलो दिस, दे बाउंड टू फॉलो द कॉन्ट्रैक्ट, यानी उसको फॉलो करना ही पड़ेगा दोनों को कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। और लास्ट वन, नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज टू बी नीड बाय। तो यहाँ पर एक बेनिफिट की है, जो भी एम्प्लॉई है जो मेंटल या फिजिकल काम देता है उसे कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, तो उसके हिसाब से उसका लगेगा। अगर पैसा ही देना होता तो वो खुद का बिजनेस नहीं कर लेता। अगर उसके पास दूसरा स्किल होती, एजुकेशन होता, तो प्रोफेशनलिज्म यहाँ प्रोफेशन स्टार्ट कर सकता है, लेकिन उसके पास दोनों में से कुछ नहीं है, उसके पास सिर्फ डिग्री है, सिंपल सी डिग्री है, दैट्स व्हाई ही इज वर्किंग इन वन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी इन्फॉर्मेशन हमारे प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट की। शायद व्हेन यू विल वॉच द वीडियो यू गेट एवरी इन्फॉर्मेशन इन आवर सेशन। इससे ज़्यादा भी इन्फॉर्मेशन सेशन में हम देते हैं, तो वो भी देखो, ये भी देखो, दोनों में जो कॉमन हो वो तो अच्छा है, कॉमन नहीं हो उसको याद रखो। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ ज़्यादा देते हैं या सेशन में ज़्यादा होता है, डिपेंड अपॉन द टाइप एंड डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। तो यहाँ पर हमारा एक
और पर्टिकुलरली बिजनेस रिलेटेड जो हमने इंफॉर्मेशन दी थी, उसके बाद का जो पॉइंट था प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट वो ख़त्म हो रहा है। यानी कि वी ऑलरेडी कंप्लीटेड द 3 टाइप्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड लास्टली द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो कीप इन माइंड दिस ओके टाइप। इसके बाद हम अलग से पॉइंट में जाएंगे जो नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।